नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं यह TGT PGT का बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहला जो टॉपिक है वह है आपका लोअर जूलॉजी का फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ हम आज लेकर के आए हैं। इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, हालांकि सबसे पहले कोई भी टॉपिक है पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए दोस्त। तो चलिए आज हम सबसे पहले TGT और PGT जो बायोलॉजी है दोनों के सिलेबस को लेकर के हम सबसे पहले चर्चा करें, फिर इसके बारे में हम आपको अध्ययन कराते हैं। देखिए, जो TGT बायोलॉजी है इसमें आपको प्रोटोजोआ में चार यहाँ पर जीनस हैं, चार जीनस हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि TGT बायोलॉजी में पहले तो प्रोटोजोआ में है एंट अमीबा, और दूसरा है प्लाज्मोडियम, फिर पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, यह आप देख रहे हैं कि TGT के सिलेबस में है चार। और इन चारों का क्या पढ़ना है दोस्त, हम आपको बता दें। सबसे पहले प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद इन सभी का जो है हैबिट और हैबिटेट पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, जीवन चक्र, और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग को भी पढ़ना है, डिजीज काज्ड बाई प्रोटोजोआ। और यहाँ PGT में अगर हम देखें, PGT में केवल यहाँ पर दो जीनस सम्मिलित किए गए हैं, एक है एंटमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। इन्हीं के बारे में आपको चर्चा करनी है। और इन दोनों के बारे में क्या पढ़ना है दोस्त, इसे भी आप देखिए। सबसे पहले प्रोटोजोआ, जो PGT बायोलॉजी है, प्रोटोजोआ के बारे में क्या देखना है, पहले क्लासिफिकेशन देखना है। तो क्लासिफिकेशन दोस्त यहाँ पर आप देखिए कॉमन हो गया, क्लासिफिकेशन क्या हो गया, यहाँ पर दोनों में कॉमन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट्स है वह है न्यूट्रिशन पढ़ना है एंटमीबा और पैरामीशियम का। फिर रिप्रोडक्शन दोनों को पढ़ना है, और दोनों का लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर, यह दोनों लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो यह कंपैरिजन रहा। अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा आपका मैच कर रहा है, कौन कौन सा दोनों में मिल रहा है, उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए दोनों मिल क्या रहा है, पहली बात तो एंटमीबा TGT में भी है और एंटमीबा किस में है, PGT में भी है। और दूसरे पॉइंट्स में यहाँ PGT में पैरामीशियम है और यहाँ पर भी पैरामीशियम है। तो ये दोनों कॉमन है, पैरामीशियम और एंटमीबा ये दोनों कॉमन है। और इसमें क्या कॉमन है दोस्त, यहाँ क्लासिफिकेशन यहाँ पर भी है और क्लासिफिकेशन PGT में भी है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, यह देखना है आपको। ठीक है, अर्थात रिप्रोडक्शन तो ये है। तो ये आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो एंटमीबा और पैरामीशियम दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्त। एक बार पढ़ने के बाद इसका जो अंशाल और प्रैक्टिस सेट होता है उसे ज़रूर करना होगा आपको। ठीक है, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। शुरुआत से बात करते हैं मेरे दोस्त। टर्म प्रोटोजोआ सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, टर्म प्रोटोजोआ दिया था गोल्डफस ने 1817 में। यानी गोल्डफस ने सबसे पहले टर्म प्रोटोजोआ दिया था। टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया था दोस्त, दिया था गोल्डफस ने 1817 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब यहाँ देखिए आप, दूसरा पॉइंट्स क्या है कि प्रोटोजोआ ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोजोआ ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस प्लस जुआन, और जिसका अर्थ होता है, प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट और जुआन का मतलब होता है एनिमल, मतलब पहला बनने वाला जंतु जो है उसे हम रखते हैं फाइलम किसमें, प्रोटोजोआ में। ठीक है, अब इस प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। सबसे पहले जो जंतु विज्ञान की ब्रांच आई, प्रो मतलब पहले जो जूलॉजी की जो ब्रांच है प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया गया उसे हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं दोस्त। तो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, यानी प्रोटोजोआ के अध्ययन को हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोजोआ तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। प्रोटोजोआ तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है मेरे दोस्त। यहाँ आप देखिए ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, पहला। ठीक है, और अब बात आती है कि इससे भी बड़े कौन है दो, आपके मन में आ गया पहले, तो हम आपको बता दें जो पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है वह है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का यानी आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और तीसरा है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फाइलम
कैसे आपको याद होगा दोस्त मेरे, आप देखिए जैसे ABCD आप शुरू करते हैं तो जो भी इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थी सब शुरू होते हैं तो पहले ए से आता है, तो ए से कौन आएगा? आर्थ्रोपोडा नहीं आएगा। ABCD ए से जेड तक आप लिखते हैं तो पहले ए से शुरू होगा, तो यही सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो M नंबर है हम आपको बता दें पूरा 13वें नंबर पे आता है, इससे 13वें पे आता है। M का कोड जो होता है 13 होता है दोस्त, तो 26 अक्षर होते हैं, तो ये पहला लार्जेस्ट फाइलम हो गया। M से जो शुरू हो रहा है मोलस्का, यह जो है 13वें नंबर पे आता है, आधे पे आता है। तो अब यहाँ पर 1/2 करेंगे तो आप समझिए कि दूसरे नंबर पे है मोलस्का, फिर तीसरे पे आ गया प्रोटोजोआ, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। ये प्रोटोजोआ जो है, ये सभी प्रोटोजोआ जो भी जंतु इसमें हैं सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, इसे नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा, ये यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट नहीं होते मेरे दोस्त। यूकैरियोट का मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या? ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की जंतु हैं। इनका पूरा का पूरा जो शरीर होता है केवल एक कोशिका से बना होता है दोस्त। जैसे अब मान लीजिए कि आप देखिए, जैसे यही हम कहें ये पैरामीशियम है, तो पूरा का पूरा जो है एक कोशिका से ही मिलकर के यह बना होता है, ठीक है। और दूसरी जो खास बात है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ यूनिसेलुलर, इसे यूनिसेलुलर कहते हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त जो शब्द बना है इसे एसेलुलर भी कहते हैं। किसके अनुसार? डोबेल के अनुसार। डोबेल ने इसे एसेलुलर नाम भी दिया, प्रोटोजोआ के जंतुओं को एसेलुलर नाम भी दिया था डोबेल ने। क्यों दिया था? क्योंकि इसमें एक ही कोशिका में सारी फिजियोलॉजी की क्रियाएं होती हैं, सारी एक्टिविटी, जो भी सारी कारिकी, जो इनकी फिजियोलॉजिक क्रिया है, सारी सारी एक ही कोशिका के अंदर होती है, जिस कारण से इसे एसेलुलर नाम दिया है। तो इसे हम यूनिसेलुलर या एसेलुलर कहते हैं, कुछ लोग इसे एसेलुलर ज़्यादा सुटेबल मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो प्रोटोजोआ जंतु होते हैं मेरे दोस्त, समझिए बहुत छोटे छोटे होते हैं, नहीं देख सकते हम, तो कहाँ होते हैं? सबसे पहले देखिए एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अब फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से मस्ती करता हुआ चलेगा भी, तो कौन चलेगा? अमीबा। अमीबा फ्री लिविंग होता है मेरे दोस्त, एकदम स्वतंत्र होता है। अब पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ दूसरे के ऊपर चढ़ के लेते हैं भोजन, कहेंगे कि हम तो लेंगे भोजन, तुम्हारे ऊपर बैठ के लेंगे, समझ रहे हैं, तुम्हारे शरीर ही से लेंगे। तो कौन है? जैसे प्लाज्मोडियम। अब आप जानते हैं प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां, जैसे आपने नाम सुना होगा PV, PF, PM, PO, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेट, समझ रहे हैं। तो जितने भी हैं प्लाज्मोडियम, ये पूरे प्रोटोजोआ संघ के ही प्लाज्मोडियम ये जंतु हैं, स्पीसीज हैं। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बुखार होगा मलेरिया, तब पैरासिटिक ये इन्हीं के कारण होता है। तो दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो चढ़ बैठे थे तो बुखार हो गया हमारे ऊपर, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और सॉलिटरी अथवा कॉलोनियल, मतलब अकेले भी होंगे और कॉलोनी की अवस्था में भी ये पाए जाते हैं प्रोटोजोअन जो जंतु होते हैं, ठीक है। अगली खास बात देखिए, इनका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्त ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इनका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमने बताया कि सबसे पहले शुरू वाले हैं प्रो, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कभी कंफ्यूजन में नहीं आएगा, सेलुलर इनमें नहीं लगा दीजिएगा कि सेलुलर, क्योंकि सारी की सारी क्रिया एक ही कोशिका में हो रही है, और एक ही कोशिका है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने कह दिया था। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है एक ही कोशिका के अंदर। और जो सेलुलर ग्रेड स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, वो स्टार्ट होता है पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसका पूरा 10 टर्मिनोलॉजी अभी हम बताएंगे। पूरा जूलॉजी अगर पढ़ना है लोअर जूलॉजी, तो 10 पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है, अब और खास बात क्या है इसमें, आगे देखिए। अब यहाँ पर हमने बताया बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। अब यहीं पर आप देखिए बॉडी, इसकी जो कवर्ड होती है किसके द्वारा? एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, जिसे पैल्किल कहते हैं। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त ये है, मान लीजिए कि ये है यूग्लिना, ये है क्या? यूग्लिना है। या फिर मान लीजिए कि अगर हम देख लें, ये है आपका पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। तो इसकी जो बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें तसीलिया है, इसमें क्या है? फ्लैजेला है। अब इसकी जो बॉडी कवर्ड होती है, ये बॉडी, यह क्या होती है? यह दोस्त मेरे, या आप समझिए कि इसकी बॉडी जो कवर्ड होती है किसके द्वारा? पैल्किल के द्वारा कवर्ड होती है। किसके द्वारा? पैल्किल के द्वारा इसमें कवर्ड होती है इसकी बॉडी, ठीक है। और इसकी जो पैल्किल होती है किसकी बनी होती है मेरे दोस्त? यह पैल्किल किसकी बनी होती है? यह भी क्वेश्चन आ चुका है। एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन की बनी होती है, एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन की बनी होती है। क्या बनी होती है? पैल्किल, इसकी जो चारों तरफ से इसकी बॉडी को कवर किए रहती है, ठीक है। अगली बात देखिए, यहां पर
जो इसका लोकोमोटरी आर्गन होता है, जो गमनांग होता है, किसकी सहायता से ये प्रोटोजोवन जंतु चलते हैं। और हैं तो बहुत छोटे, सोच रहे हैं कि छोटे हैं तो पूर्व से हवा में उड़ गए, चले गए मस्ती करते हुए, कोई फूंक दिया तो चल गए, लेकिन जल में है तो फूंक दिया तो चल जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, लोकोमोटरी आर्गन जो है, अब इसमें स्यूडोपोडिया भी होता है, स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला, तीन ये मुख्य हैं इसमें, ठीक है। स्यूडोपोडिया है, सीलिया है और फ्लैजेला है। अब देखिए स्यूडोपोडिया के द्वारा किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है, अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, ठीक है। और सीलिया किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा पैरामीशियम में। और फ्लैजेला के द्वारा लोकोमोशन किस में होता है दोस्त, ये होता है यूग्लिना में, ठीक है, यूग्लिना में। तो अब देखिए जरा इसको आप समझिए, यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया। तो इसके पीछे साइड में कुछ ऐसे संरचना होंगी जो चलेगा तो चिपक लेगा आगे, इसमें जो है सिकुड़ने फैलने की व्यवस्था के कारण इसमें बैलेंस करता है, जिस कारण से आगे पीछे मूवमेंट करता है। तो इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इसे, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। अमीबा में स्यूडोपोडिया होगा, ठीक है। आगे जो सीलिया की बात कर रहे हैं दोस्त, तो सीलिया याद देखिए, सीलिया किसे कहेंगे, जैसे यह होता है किसमें, यह सीलिया होता है पैरामीशियम में। अब ये छोटे छोटे होते हैं, ये इसकी पूरी बॉडी चारों तरफ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा घिरी रहती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीलिया। ये है सीलिया, ठीक है। सीलिया और पैरामीशियम में जानते हैं कि इसमें 2 न्यूक्लियस होता है। कितने न्यूक्लियस होंगे, 2। एक ठो माइक्रो होगा, छोटा कवा जो होगा उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और जो बड़ कवा मोट कवा होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रो कहा समझ रहे हैं कि ये तो बड़कवा है, माइक्रो है। अब माइक्रो जो छोटकवा है, ठीक है, लेकिन जो छोटा वाला जो माइक्रो है ना, है छोटा, लेकिन भाई जनन में सहायता करता है, और छोटकवा ही आजकल तो जनन करता है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये जो है माइक्रो न्यूक्लियस जनन में भाग लेता है, माइक्रो माने छोटा। अब बड़कवा का करता केवल दिखाने का काम करेगा, कोई आ रहे हैं देखिए, इस पूरा बड़कवा जो देखेगा बॉडी दिखाएगा, अर्थात बॉडी बनाने में सहायता करता है, ठीक है, अर्थात वेजिटेटिव ग्रोथ में सहायक होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये तो हो गया सीलिया, और अभी यूग्लिना है, यूग्लिना देखिए जरा, यूग्लिना है, ऐसे बना दिया है, ये हो गया यूग्लिना, और इसमें ये फ्लैजेला है। तो आप ऐसे समझिए, आपके सर पे जो है बाल है, तब बाल में कुछ लोग चुनैया रखे रहते हैं बिचवा में, और चुनैया का ज़्यादा होती है, का चुनैया तो कम होती है, लेकिन उसके बाल ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, लहरा रहे हैं बिल्कुल। और जो और बाल होते हैं वो छोटे होते हैं, तो छोटे वाले बाल की संख्या ज़्यादा होती है और बड़े वाले बाल की संख्या कम होती है। तो आप इसका एकदम तुलना कर लीजिए, छोटकवा बाल सीलिया है, का है सीलिया, और नहीं याद हो रहा है तो आप समझिए ऐसे, सीलिया, सीलिया, इसमें कम ही अक्षर हैं। आप फ्लैजेला लिखेंगे तो ज़्यादा अक्षर हो जाते हैं मेरे दोस्त, फ्लैजेला कई अक्षर है। तब बड़कवा, जब बड़ा अक्षर वाला आ गया तो बड़कवा को हम क्या कहेंगे, फ्लैजेला कहेंगे, और छोटकवा को हम क्या कहेंगे, सीलिया कहेंगे। जो फ्लैजेला होता है, चुनैया की संख्या तो कम होती है ना बाल की, और इसकी तो ज़्यादा होती है। तो आप समझिए कि जो सीलिया के द्वारा होता है किसमें, पैरामीशियम में। सीलिया के द्वारा लोकोमोशन पैरामीशियम में होता है, और जो है ये फ्लैजेला के द्वारा जो लोकोमोशन होता है कहाँ होता है, यूग्लिना में होता है। अब समझिए न्यूट्रिशन का नंबर आ गया, ठीक है। लोकोमोशन के बाद किसका नंबर आ गया, न्यूट्रिशन, पोषण। आइए कैसे पोषण लेता है, बहुत है तो बहुत छोटे छोटे, अब कैसे पोषण लेंगे। देखिए 2 शब्द होते हैं, पहले समझिए आप, एक होता है होलोजोइक, होता है होलोजोइक, और एक होता है होलोफाइटिक। फाइटिक माने प्लांट, होल माने पूरा, और जोइक माने जंतु, होलो माने पूरा। मतलब अगर पूरा का पूरा पोषण करते हैं जंतु की तरह तो उसे कहेंगे होलोजोइक प्रकार का। अब पूरा पूरा पोषण पौधे की तरह करते हैं, तो पौधे कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। तो पौधे जैसे करेंगे तो उसे कहेंगे होलोफाइटिक, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब जंतु की तरह भी ये करते हैं, और ये होलोफाइटिक की तरह भी करते हैं, पौधे की तरह भी करते हैं, लेकिन प्योर पौधे की तरह नहीं, मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात कुछ पौधे की तरह और ये जंतु की तरह। मौका पा गए तो जंतु की तरह भी कर लिए, अब मौका पा गए तो पौधे की तरह कर लिया। कौन ऐसा नौटंकी करता है, ये करता है यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, समझ रहे हैं। यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और जब कोई जंतु नहीं दिख रहा है, देखा नहीं है कोई, तो ये अपना बिल्कुल धूप में आ गया तो रुक गया, कि रुक जाओ प्रकाश से हो जाए तब अपना हम खाना बना लें, तब चले आगे। तो यूग्लिना में जो है फोटोसिंथेसिस द्वारा भी हो जाता, तब पौधे की तरह हो गया। और अगर कोई जंतु दिख गया, नहीं प्रकाश मिल रहा है, तो जंतु को ले लिया, तो इन दोनों का मिक्स हो गया। तो मिक्सोट्रॉफिक प्रकार का होता है किसमें, यूग्लिना में होता है। अब पैरासिटिक एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठता है, ये कहेगा कि नहीं हम तुम्हारे बढ़िए लेंगे, तो पैरासिटिक पीपी पैरासिटिक जो है किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में जो न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है, पैरासिटिक होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब डाइजेशन इसमें कैसा होता है भाई, डाइजेशन अब बाहर वाला खाना इसमें पचेगा नहीं, एक सेल के अंदर ही होता है, हमने बताया कि सेल के कहाँ होता है, अंदर, सेल के बाहर तो होगा नहीं। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, यानी कोशिका के अंदर इसमें डाइजेशन होता है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर। ठीक है, ये देखिए डी से डाइजेशन, आई से क्या, इंट्रा सेलुलर, आई है ना डाइजेशन में, तो इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर। टेक प्लेस इन फूड वैक्यूल, और ये इंट्रासेलुलर होता है, तो इसके शरीर के अंदर जो एक कोशिका होती है इसमें किसमें होता है, फूड वैक्यूल, इसमें खाद्य रिक्तिका होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, खाद्य रिक्तिका में होता है डाइजेशन इसमें। और सर्कुलेशन इसमें जो है एब्सेंट होता है, कोई सर्कुलेशन नहीं, खा लिया था आप पहुंचाइए, ले जाइए ब्लड के साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रिस्पायरेशन जो इसमें इसमें जो रिस्पिरेशन की क्रिया होती है, अर्थात श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, अब श्वसन के द्वारा इसमें नाक वोक नहीं होता है, अलग से स्पेशल से हम लोगों की तरह। ठीक है, अब इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है किसके द्वारा होता है, आर के बाद यस आता है, ये देखिए यस आता है ना, तो सरफेस, कौन सी सरफेस, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, थ्रो जनरल बॉडी सरफेस, इसमें रिस्पिरेशन इसकी बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और बॉडी सरफेस में जो होता भी है, तो हम आपको बता दें, यह जो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है एक प्रकार की सिंपल डिफ्यूजन की क्रिया जैसी होती है इसमें, सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण प्रकार की क्रिया होती है इसमें। ठीक है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई, डाइजेशन तो कर लिया, अब बाहर मटेरियल निकालेगा कैसे, कैसे जाएगा इसका बाहर मटेरियल। ठीक है, तो थ्रो बॉडी सरफेस, थ्रो बॉडी सरफेस, अब बॉडी सरफेस के द्वारा भाई लिया भी था। ठीक है, पोषण इसका जो रिस्पिरेशन भी बॉडी सरफेस द्वारा किया था, और एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस के द्वारा करेगा, कि बॉडी से निकालेगा तमाम, इसमें विशेष प्रकार के एनस नहीं होता कि लीजिए पुट्टी कर दिया भाई एनस के द्वारा, तो ऐसा नहीं होगा, ये बॉडी सरफेस के द्वारा जैसे ही एंट्री लेता है इंट्रासेलुलर में काम करेगा, फूड वैक्यूल में पचेगा, उसके बाद बॉडी सरफेस द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब कुछ विशेष में ना विशेष ही संरचना होती है भाई, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, वैक्यूल तो है ही है, लेकिन यहाँ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ई कौन वैक्यूल है भाई, स्पेशल प्रकार की कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये क्या, संकुचन धानी जो होती है, ये क्या होती है, इसमें जब होगा ऐसी प्रक्रिया जब होती है, तो इसके कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा जब होता है, जो भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, जो भी वाटर बाहर किया जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं आस्मो रेगुलेशन, आस्मो रेगुलेशन, परानियमन कहते हैं उसको। और इसमें एक्सक्रीशन किस प्रकार का होता है मेरे दोस्त, तो इसको समझिए किस प्रकार का होता है, इसमें ये प्रोटोजोअन्स अमोनोटेलिक होते हैं, अर्थात जो वेस्ट मटेरियल इनका होता है, जो भी मान लीजिए पुट्टी उट्टी कर रहे हैं, जो भी अपना निकाल रहे हैं वेस्ट मटेरियल, वो किसके रूप में होता है, अमोनिया के रूप में होता है, किसके रूप में, अमोनिया के रूप में होता है। इसका एक्सक्रीशन किसके रूप में होता है मेरे दोस्त, तो इसका एक्सक्रीशन होता है अमोनिया के रूप में। इस कारण से इसे क्या कहते हैं हम, अमोनोटेलिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। ठीक है दोस्त, देखिए जो इसकी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है किसकी एनालॉगस होती है, इसमें जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वह एनालॉगस होती है किडनी की। ठीक है, जैसे हम लोगों में किडनी है ना, जो किडनी का काम होता है वही कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का कार्य होता है, समझिए। आप देखिए, अब इसकी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जनन। भाई जनन प्रत्येक जीवधारी का एक कैरेक्टर है, अगर कोई भी जीवधारी है तो उसमें जनन की क्रिया जरूर होनी है मेरे दोस्त, अगर जनन नहीं होगा तो काहे का जीव है, समझ रहे हैं, तो मुर्दा नहीं हो गया कब सभी, तो इसी तरीके से आप समझिए। ठीक है, तो जनन इसमें किसके द्वारा होता है, मेनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और जो है कभी कभार इसमें कुछ जो है स्पीसीज है उसमें सेक्सुअल भी होता है, तो इसका मतलब इतने छोटे छोटे ही सेक्सुअल भी कर लेते हैं, तो देखिए क्योंकि भाई ये इसका ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल देखिए मेनली क्या होता है, ए सेक्सुअल होता है, मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होता है इसमें। तो अलैंगिक जनन में यहाँ 5 देखिए कितने हैं भाई, 5। अब 5 में देखिए जैसे यहाँ पर बाइनरी फिजन है, सब फिजन ही फिजन लिखा है, बाइनरी फिजन हो गया, फिर ट्रांसफर, बाइनरी के बाद ट्राई आता है, तो लेकिन हमने ट्राई नहीं कहा, यहाँ टी से ट्रांसवर्स फिजन कह दिया। ठीक है, बाइनरी फिजन, फिर ट्रांसवर्स फिजन, फिर लॉन्गिट्यूडनल फिजन, फिर उसके बाद आ जाता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाई ट्राई, फिर आप LM समझ रहे हैं, LMB, BT-LMB आप याद रखिएगा, BT-LMB। ठीक है, B से बाइनरी फिजन, और T से ट्रांसवर्स फिजन, L से लॉन्गिट्यूडनल फिजन, M से मल्टीपल फिजन, और B से बडिंग। तो बडिंग भाई केवल एक ही है, कौन है, इफेलोटा में होता है बडिंग के द्वारा, बाकी इसी सब में है। ठीक है, APTP, BT-LMB, फिर APTP याद रखिएगा, APTP। ठीक है, पहले P वाले में A लगेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ABCD से शुरू होता है, तो A से अमीबा, यानी बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, या AB आप समझिए, AB ऐसे। और फिर उसके बाद ट्रांसवर्स फिजन किस में होता है, ट्रांसवर्स फिजन होता है पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडनल फिजन किस में होता है, ट्रिपैनोसोमा में और यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल फिजन ट्रिपैनोसोमा एंड यूग्लिना 2 में है मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा जरा। और मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें अभी मैंने बताया उसमें जो है
एसेक्सुअल, अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें देखिए आप, एक सिनगैमी लिखा है और एक जो है कंजुगेशन है, ठीक है। तो सिनगैमी की क्रिया किसमें, प्लाज्मोडियम, अभी प्लाज्मोडियम वहाँ भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझिए कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। इसमें कंजुगेशन विशेष प्रकार, बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, कंजुगेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, पैरामीशियम में। कंजुगेशन क्या है, जैसे एक सेल है और इसमें से ट्यूब बनती है, ट्यूब बन गई तो इसमें एक से जो है पदार्थ इसमें चला जाएगा इस ट्यूब के माध्यम, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम कंजुगेशन कहते हैं। तो पैरामीशियम में जो है कंजुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। अब कुछ जो प्रोटोजोअन्स हैं, देखिए स्पेशल पॉइंट्स है यहाँ पर, कुछ प्रोटोजोअन्स है उसमें दो न्यूक्लियस होता है, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है। अभी हमने बताया था कि एक जो है बड़कवा होता है, एक छोटकवा होता है। छोटकवा आप समझ रहे हैं, छोटकवा जनन में काम करता है, समझ रहे हैं। तब माइक्रो न्यूक्लियस जो है जनन में काम करता है, बड़कवा केवल बॉडी दिखाने का काम करता है, यानी बॉडी जो है इसका जो है वेजिटेटिव ग्रोथ करने में कार्य करता है, बड़ा वाला न्यूक्लियस, समझ रहे हैं। तब माइक्रो न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में सहायक है, माइक्रो न्यूक्लियस किस में, रिप्रोडक्शन में सहायक है, समझ रहे हैं। और स्पेसिफिक लोकस लोकोमोशन, यहाँ मैंने लोकोमोशन आपकी बात किया था कि सीलिया के द्वारा होता है, फ्लैजेला के द्वारा होता है, ठीक है, और एक सीडोपोडिया के द्वारा होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का यहाँ आप नाम आ गया, इसलिए यहाँ देख रहे हैं आप ग्रीगेराइन मूवमेंट, ग्रीगेराइन मूवमेंट होता है किसमें होता है, मोनोसिस्टिस में, मोनोसिस्टिस में ग्रीगेराइन मूवमेंट होता है। तो चलिए दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में बस हम यहीं तक रखते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।